अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम लोग आज पढ़ेंगे आइसोटोप्स के यूजेस, जो कि पेज नंबर 40 पर दिए हुए हैं। पिछले टॉपिक में आप लोगों ने आइसोटोप्स के बारे में डिटेल में पढ़ा और साथ में इसकी एग्जांपल्स पढ़ी। आइसोटोप्स हम कहते हैं ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास जो है वो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन सेम होते हैं, बट दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, यानी दे हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अब उन आइसोटोप्स में से कुछ आइसोटोप्स ऐसे होते हैं जो कि नेचर में जो है वो रेडियो एक्टिव होते हैं, यानी वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं। तो या रेडियो आइसोटोप्स उनको कहा जाता है। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स या रेडियो आइसोटोप्स ऐसे आइसोटोप्स होते हैं विच रिलीज़ या दे रिलीज़ एनर्जी और या इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, यानी जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं उनमें से जो है वो एनर्जी निकलती है, रेडिएशंस निकलती हैं, और वो रेडिएशंस जो हैं वो फिर रिलीज़ होती हैं, जो उनको फिर आगे जो है वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि हम उन रेडिएशंस को जो है वो कहाँ पर यूज़ करते हैं। अब जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं, जो जो रेडियो आइसोटोप्स होते हैं, हम कहते हैं ऐसे एलिमेंट हैं यानी ऐसे एटम्स होते हैं दैट कंटेन एन अनस्टेबल न्यूक्लियस, यानी उनका न्यूक्लियस क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो अनस्टेबल होने की वजह से वो न्यूक्लियस क्या करता है, डिसिपेट एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पॉन्टेनियसली, यानी दे इमिट रेडिएशंस इन द फॉर्म ऑफ अल्फा बीटा या फिर गैमा रेज। यानी इनका न्यूक्लियस जो क्या अनस्टेबल होता है, तो फिर अनस्टेबल होने की वजह से वो न्यूक्लियस क्या करता है, कॉन्टीन्यूसली जो है वो रेडिएशंस या एनर्जी रिलीज़ करता है। तो वो जो रेडिएशंस निकलती हैं वो किस फॉर्म में होती हैं, अल्फा बीटा या फिर गैमा रेडिएशंस होती हैं। अब ये जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं ये नेचर में जो है वो नेचुरली भी एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कार्बन 12 का आइसोटोप ये नेचुरली अक्रिंग होता है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है। रेडियम 226 होता है, या फिर जो है वो आर्टिफिशियली भी किसी भी एटम में जो है वो अल्ट्रेशन कर दी जाती है, यानी उसके न्यूक्लियस को जो है वो क्या कर दिया जाता है, अनस्टेबल कर दिया जाता है, जिससे जो है वो फिर क्या होता है, वो एनर्जी रिलीज़ करता है। तो जो एनर्जी फिर यानी रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है वो क्या करता है, वो एनर्जी जो रिलीज़ करता है वो किस फॉर्म में होती है, वो रेडिएशंस की फॉर्म में होती है, यानी जिनको हम शुआएँ कहते हैं। और फिर रेडिएशंस को जो है वो आगे इस्तेमाल किया जाता है फॉर डिफरेंट पर्पसेस। अब हमने बताया कि जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप होते हैं उनमें से जो रेडिएशंस निकलती हैं वो तीन तरह की होती हैं, या तो वो अल्फ़ा रेडिएशंस होती हैं, या फिर बीटा रेडिएशंस होती हैं, या फिर गैमा रेडिएशंस होती हैं, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग रेडिएशन होती हैं। जो अल्फ़ा रेडिएशंस होती हैं उनमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, तो ये लेस पेनिट्रेटिंग होती हैं, जबकि गैमा रेडिएशंस जो हैं ये हाईली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर होती हैं और हाईली पेनिट्रेटिंग होती हैं। तो फिर जो है वो इनको फिर डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली मेडिसन में और फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट डिजीज़। अब जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं उनके डिफरेंट जो है वो यूजेस दिए हुए हैं, यानी जो आपकी बुक पर दिए हुए हैं, जैसे आयोडीन 131 का आइसोटोप है जिसको इस्तेमाल किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर इन थायराइड ग्लैंड, यानी जो हमारे गले के पास थायराइड ग्लैंड्स होते हैं वहाँ पर गॉइटर यानी गिलड़ बन जाता है, जो स्वेलिंग हो जाती है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए आयोडीन का आइसोटोप होता है 131, उसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा कोबाल्ट 60 है, इसको इस्तेमाल किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर सेल्स इन द बॉडी, यानी ट्यूमर्स वगैरह की डिटेक्शन के लिए। और स्ट्रॉन्शियम 90 इसी तरह इसको भी जो है वो कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है बोन्स में। तो जो आइसोटोप्स के यूजेस हैं, जो रेडिएशंस हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है, यानी रेडियोथेरेपी, यानी जो रेडिएशंस हैं उनको कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मेडिसिन के तौर पर भी जो है वो आइसोटोप्स को इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें भी हमने पढ़ा कि जो कोबाल्ट 60 है रेडिएशन थेरेपी टू प्रिवेंट कैंसर, यानी कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। आयोडीन 131 यानी जो गार्टर है उसमें थायराइड ग्लैंड में मौजूद, उसको रिडक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टेक्नीशियम इसी तरह टेक्नीशियम 99 है, तो इसको इस्तेमाल किया जाता है टू लोकेट ब्रेन ट्यूमर्स, यानी जो ब्रेन में ट्यूमर्स बन जाते हैं, जो रसोलियाँ बन जाती हैं, डैमेज हार्ट सेल्स, रेडियो ट्रेसर, मेडिकल डायग्नोस्टिक एट्सेट्रा। इसी तरह कार्बन 14 है, इसको कार्बन डेटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी जो फॉसल फ्यूल्स की स्टडी होती है आर्कियोलॉजिकल यूज़ के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। आगे हम इसका भी यूज़ पढ़ेंगे। फास्फोरस 32 और 33 आइसोटोप होता है फास्फोरस का, इसको इस्तेमाल किया जाता है बायोलॉजिकल रिसर्चेज में और जेनेटिक्स में। सेलीनियम 75 है, इसको प्रोटीन स्टडीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रॉन्शियम 85 एक आइसोटोप है स्ट्रॉन्शियम का, जिसको मेटाबॉलिज्म एंड बोन फॉर्मेशन की स्टडी के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोजन का आइसोटोप 3Tm इसको इस्तेमाल करते हैं टू स्टडी लाइफ साइंस एंड ड्रग मेटाबॉलिज्म। तो ये डिफरेंट आइसोटोप्स के यूजेस हैं, कहाँ पर यानी जो रेडिएशंस निकलती हैं उनको इस्तेमाल करते हैं एज अ मेडिसन या फिर एज अ ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर।
उसके बाद अगला यूज़ है आर्कियोलॉजिकल यूज़, या फिर जिसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव डेटिंग या रेडियोमेट्रिक डेटिंग, जिसमें जो है वो जो फोसल्स होते हैं, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जब वो मर जाते हैं, ये जब फोसल्स बन जाते हैं, तो मरने के बाद उनकी जो लाइफ स्पैन है उसको चेक किया जाता है, यानी वो कितने साल पुराने हैं। यानी इट लुक्स एट हाउ मच रेडियो एक्टिव डिके हैज़ अकर्ड इन एन ऑब्जेक्ट टू डिटरमिन द एज, यानी उस ऑब्जेक्ट में कितना रेडियो एक्टिव डिके हो गया, यानी कितना डिकेइंग प्रोसेस हो गया, क्योंकि मरने के बाद जो चीज़ें गल सड़ जाती हैं तो उनमें जो डिकेइंग प्रोसेस स्टार्ट होता है उसमें उसकी जो है वो लाइफ को चेक किया जाता है। तो इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट डेटिंग, यानी एब्सोल्यूट डेटिंग डिटरमाइंस द एक्चुअल एज ऑफ रॉक और फोसल इन ईयर्स, यानी 1 साल या कितने साल पुरानी रॉक है या फोसल्स हैं तो उनकी लाइफ स्पैन को या उनके लाइफ को जो है वो चेक किया जाता है। यानी जो रॉक है वो कितने साल पुरानी, यानी 1 बिलियन ईयर्स ओल्ड है या 2 बिलियन ईयर्स ओल्ड है या 3 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। तो फोसल्स की स्टडी को जो है वो हम कहते हैं रेडियो एक्टिव डेटिंग, जिनमें जो इम्पोर्टेंट मेथड है वो क्या है, रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग। यानी कार्बन डेटिंग हम कहते हैं इज अ वैरायटी ऑफ रेडियो एक्टिव डेटिंग विच इज़ एप्लीकेबल ओनली टू मैटर विच वाज वंस लिविंग एंड रिज्यूम टू बी इन इक्विलिब्रियम विद द एटमॉस्फेयर टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। यानी जो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं जो पहले क्या करते हैं, पहले नेचर में जो है वो लिविंग यानी ज़िंदा होते हैं, तो फिर उसके बाद जब मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो ख़त्म होने के बाद जो है वो उनमें डिकेइंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो डिकेइंग प्रोसेस में जो है वो फिर उनमें मौजूद जो कार्बन 14 है उसको उसकी अमाउंट को चेक किया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कार्बन 14 डेटिंग। अब यानी रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग इसको हम कहते हैं। तो अब हमें पता है कि कॉस्मिक रेज यानी जो सन लाइट रेडिएशंस होती हैं, जब वो एटम का न्यूक्लियस ब्रेक डाउन होता है तो उससे जो है वो प्रोटॉन यानी अल्फा पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं। अब ये न्यूट्रॉन जो है वो नाइट्रोजन क्या करती है, इसको कैप्चर कर लेती है। और हमें पता है कि जो रेडियो एक्टिव कार्बन 14 है वो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद होती है। तो जो कार्बन है, चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में प्लांट्स इसको यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, तो फिर प्लांट अगर ख़त्म हो जाते हैं तो उनकी लाइफ साइकिल को जो है वो स्टडी करने के लिए फिर जो है वो इस कार्बन 14 को चेक किया जाता है। तो कार्बन 14 की चेक करने के बाद जो है वो पता चल जाता है कि ये प्लांट्स कितने साल पुराने, यानी वो कितना फोसल्स जो हैं वो पुराने हो गए। एक तो जो है वो रेडियो एक्टिव डेटिंग, जिसमें हम रॉक्स या जो फोसल्स होते हैं उनकी स्टडी यानी उनकी लाइफ को या उनकी एब्सोल्यूट एज को डिटर्मिन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा मेथड क्या है, रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग, जिसमें जो है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी यानी जब फोसल्स बन जाते हैं तो उनके लाइफ स्पैन को चेक किया जाता है कि वो कितने साल पुराने हैं। अब फोसल्स की स्टडी के लिए जो है उनको कैसे स्टडी किया जाता है, यानी उनकी जो है वो लाइफ साइकिल कैसे पता चलता है कि ये कितने साल पुराने हैं। तो भी हमने बताया कि सन में से जो रेडिएशंस होती हैं, नाइट्रोजन 14 जो है वो उनको कैप्चर कर लेती है, न्यूट्रॉन कैप्चर करती है, और कार्बन 14 जो है वो उस न्यूट्रॉन को फिर कैप्चर कर लेती है। अब जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने लाइफ टाइम में जो है वो तीनों आइसोटोप्स कार्बन के जो है इनको ऑब्जॉर्व करते हैं, यानी कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। इन तीनों आइसोटोप्स को जो है वो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ऑब्जॉर्व करते हैं। अब जो जब ये ऑर्गेनिज़म मर जाते हैं यानी ख़त्म हो जाते हैं, यानी इनमें गलने सड़ने का अमल शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं डिकेइंग प्रोसेस। तो फिर रेडियो एक्टिव कार्बन डिके जब स्टार्ट होता है तो जो पेलेंटोलॉजिस्ट होते हैं यानी जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो फिर इन फोसल्स की जो है वो स्टडी करते हैं, यानी इन फोसल्स में कार्बन 14 की जो अमाउंट होती है उसको चेक करते हैं। अब कार्बन 14 की अमाउंट्स को किस तरीके से चेक करते हैं, अब जब भी कोई चीज़ जो है यानी जब फोसल बनती है तो जब वो बर्न होती है तो वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। अब कार्बन डाइऑक्साइड में चूँकि कार्बन मौजूद होती है तो वो कार्बन जो है वो कार्बन 12 की फॉर्म में होती है, तो वो उनमें से कुछ कार्बन 12 जो होती है वो अनस्टेबल होती है और कुछ जो है वो स्टेबल होते हैं। तो जो अनस्टेबल होते हैं उनमें जब डिकेइंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, यानी जब वो टूटते हैं तो जाहिर सी बात है वो रेडिएशंस रिलीज़ करते हैं द फॉर्म ऑफ बीटा रेडिएशंस, और बीटा रेडिएशंस के साथ जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होते हैं ना, तो फिर जो है वो रेडिएशन काउंटर से जो है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लिया जाता है। तो जितनी इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग या जो उनका नंबर होता है उनको रिकॉर्ड करने के बाद जो है वो फिर यहाँ से अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये फोसल्स कितने साल पुराने हैं। तो इट मीन्स के जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है एज एन आर्कियोलॉजिकल या फिर जियोलॉजिकल यूज़ टू स्टडी द लाइफ स्पैन या जो है वो एज ऑफ फोसल्स, यानी रॉक्स की स्टडी के लिए या फिर फोसल्स या प्लांट्स एनिमल्स जो ख़त्म हो जाते हैं उनकी स्टडी करने के लिए जो है वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट्स पेज नंबर 40 पर आपके जो है ये आइसोटोप्स के यूजेस दिए हुए हैं। पहले 3 आज हम पढ़ेंगे जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किए हैं। फर्स्ट यूज़ क्या है आइसोटोप का, रेडियोथेरेपी यानी एज अ ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, यानी कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए।
तो फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर आइसोटोप फास्फोरस 32 और स्ट्रोंशियम 90, ये दो आइसोटोप्स जो हैं इस्तेमाल किए जाते हैं स्किन ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि इनमें से जो हैं वो इमिट होती हैं बीटा रेडिएशंस जो कि लेस पेनिट्रेटिंग होती हैं। जबकि जो कोबाल्ट 60 है इसको भी इस्तेमाल किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, लेकिन इसमें से चूँकि स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेटिंग गैमा रेज़ निकलती हैं तो इस वजह से इसको जो है वो फिर हम स्किन की कैंसर के लिए इस्तेमाल नहीं करते। स्किन कैंसर के लिए जो है फास्फोरस 32 और स्ट्रोंशियम 90 इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं उनका यूज़ कहाँ पर है, ट्रेसर फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसिन, यानी मेडिसिन के तौर पर या किसी मर्ज़ की तशखीस के लिए, यानी इसको डायग्नोज करने के लिए। द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड एज ट्रेसर्स इन मेडिसिन टू डायग्नोज द प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर इन द ह्यूमन बॉडी, यानी ह्यूमन बॉडी में ट्यूमर्स हैं तो उनकी तशखीस के लिए जो है वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें आयोडीन 131 की एग्जांपल। इट इज़ यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ गॉइटर इन थायराइड ग्लैंड, और टेक्नीशियम को इस्तेमाल किया जाता है टू मॉनिटर द बोन ग्रोथ। उसके बाद थर्ड यूज़ क्या है, आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूज़, यानी द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज टू एस्टिमेट द एज ऑफ फॉसल्स लाइक डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड स्टोन्स, यानी प्लांट्स एनिमल्स जो डेड हो जाते हैं या स्टोन्स की स्टडी के लिए या फॉसल्स जो हो जाते हैं उनकी स्टडी के लिए रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें से जो है वो आप लोगों ने डेफिनेशन बतानी है। द एज डिटर्मिनेशन ऑफ वेरी ओल्ड ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग, इसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग। जिसमें से इंपॉर्टेंट मेथड क्या है, ऑफ एज डिटर्मिनेशन ऑफ ओल्ड कार्बन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट्स यानी फोसल्स बाय मेजरिंग द रेडियो एक्टिविटी ऑफ कार्बन 14 इन दैम, यानी मैंने अभी आपको डिटेल में बताया कि कार्बन 14 जो है वो हर ऑर्गेनिज्म में मौजूद होती है, तो उसमें फिर उनकी जो लाइफ यानी उनकी एज जो है उसको डिटर्मन किया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग या फिर सिंपल कार्बन डेटिंग। तो ये तीनों यूजेस जो हैं वो आज की आपकी डायरी है, आप लोगों ने ये तीनों यूजेस जो पेज नंबर 40 पर दिए हैं ये आप लोगों ने इसी तरीके से याद करने हैं और इनका आप लोगों ने होमवर्क करना है।